एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंक्वायरी चल रही होती है। तभी एलिस कहती है, वार्नोड बहुत ताकतवर था, पर मैंने वार्नोड और नेक्रोमैन को नहीं मारा। उन दोनों को मारने वाला मर्लिन था। मर्लिन एलिस की बातों से सहमत होते हुए कहता है, हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारा था। एलिस और मर्लिन की बात सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी ब्रेट हंसते हुए एलिस से कहता है, मिस एलिस, तुम सच में अपना क्रेडिट दूसरे को दे रही हो। तुम दोनों कपल के रूप में बहुत अच्छे हो, लेकिन कृपया करके स्थिति की गंभीरता पर ध्यान दें, इसीलिए आपको सच बोलना चाहिए। अगर आप अभी बकवास कर रही हैं तो ये खुले तौर पर रेडबर्ड नाइट के इंटेलिजेंस का अपमान करने जैसा होगा। ब्रेट की बात सुनने के बाद एलिस की शक्ल रोनी जैसी हो जाती है। फिर एलिस मर्लिन से कहती है, इन लोगों को तुरंत अपनी क्विक स्लैश टेक्निक दिखाओ, नहीं तो ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ये लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैं पागल हो चुकी हूँ। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, मैं क्या तुम्हें बंदर दिखाई दे रहा हूँ? जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। ब्रेट एलिस से कहता है, मुझे आशा है कि आप सच में इस बात का जवाब देंगे कि वार्डन कितना ताकतवर था। तुम ये बात तो जानती होगी कि हमें इंक्वायरी के लिए सीधे महारानी एलिजाबेथ ने नियुक्त किया है, और अगर तुम हमारी मदद नहीं करती हो तो तुम्हें उसके परिणाम के बारे में भी पता होना चाहिए। ब्रेट की बात सुनने के बाद एलिस रोते हुए कहती है, जब मैं तुम्हें पहले ही सारी बातें सच बता चुकी हूँ तो मैं तुम्हें और क्या बताऊँ। ब्रेट की बात सुनने के बाद मर्लिन हंसते हुए ब्रेट से कहता है, मैं ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूँ जो मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं। क्या क्वीन के नाइट्स ऐसे ही होते हैं? मर्लिन की बात सुनने के बाद ब्रेट मर्लिन से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम क्या रेडबर्ड नाइट के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हो? ब्रेट के इतना कहते ही मर्लिन और ब्रेट एक दूसरे को इस तरह घूरने लगते हैं कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, जिस वजह से माहौल में गर्मी बढ़ जाती है। माहौल में गर्मी बढ़ते हुए देखकर एलिस थोड़ी घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो गया? मुझे इन लोगों का ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो ये बेवकूफ़ मर्लिन कुछ न कुछ उल्टा फुल्टा बोलकर इन नाइट से दुश्मनी मोल ले लेगा। सही बातों को सोच समझ लेने के बाद एलिस हंसते हुए कहती है, अरे वो दोनों छोटी मछलियाँ कैसे हो सकती हैं? ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि नेक्रोमैन और वार्डन इतने भी ताकतवर नहीं थे। वो दोनों सिर्फ हाई रैंक के एक्सपर्ट थे। एलिस की बात सुनने के बाद ब्रेट हंसते हुए कहता है, मैं पहले ही जानता था कि प्रीवियस गेम के चारों हीरोज इतने भी खास नहीं हैं। वैसे भी उनके मास्टर ने उन लोगों को जिस काम के लिए जिंदा किया है वो उस काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सर सरदिन के द्वारा इस मामले का जांच करना ऐसा होगा कि जैसे सब्जी काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना। इस पर मर्लिन ब्रेट की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे भी लगता है कि वो टेम्पेस्ट का गार्डियन या जो भी उसका नाम है वो कोई इतना भी बड़ा तोप नहीं था। ब्रेट एलिस से कहता है, तुम्हारा लवर तुमसे भी ज़्यादा ईमानदार है। ब्रेट की बात सुनने के बाद मर्लिन हंसकर एलिस को चिढ़ाते हुए कहता है, एलिस, मैंने सुना है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा ईमानदार हूँ। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन को गुस्से से देखने लगती है। इसके बाद वो तीनों नाइट्स एलिस और मर्लिन को अलविदा करते हुए कहते हैं, एक बार फिर से आप दोनों का हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। उन तीनों नाइट्स के वहाँ से जाने के बाद एलिस अपना सर पकड़कर उस टेबल पर बैठते हुए कहती है, इस एरा में कोई भी किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। उन तीनों बेवकूफ़ नाइट्स ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। जब मैंने तुमसे तुम्हारी ताकत दिखाने के लिए कहा था तो तुमने तुम्हारी ताकत क्यों नहीं दिखाई? मर्लिन एलिस से कहता है, ये तो आम बात है कि मुझे हर बार किसी के भी सामने अपने आप को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई सर्कस का जोकर नहीं हूँ। वो तीनों नाइट्स वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी फीमेल नाइट्स ब्रेट से कहती है, कैप्टन, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? ब्रेट उस फीमेल नाइट से कहता है, हम कैपिटल वापस जाकर कैपिटल में रिपोर्ट देंगे कि सर सरदीन इस मामले के लिए काफ़ी हैं। तो बाकी जितने भी बचे हुए नाइट्स इस मामले से लगे हुए हैं उन्हें कुछ हाई रैंक एक्सपर्ट से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहते ही ब्रेट की नज़र कैल्जोना पर पड़ती है तो वो हैरानी के मारे चौंक जाता है और कैल्जोना को बड़ी हैरानी के साथ चारों तरफ ढूंढने लगता है, और उसे वहाँ पर कैल्जोना नहीं मिलती। जब ब्रेट को कैल्जोना कहीं भी नहीं मिलती तो ब्रेट मन ही मन सोचता है, वो लड़की तो एकदम चारों हीरोज़ में से ड्रैगन कैल्जोना की जैसी दिखाई दे रही थी। एशियन बुक में उसके बारे में जैसा लिखा हुआ है वो लड़की वैसी ही दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर चारों हीरोज़ को फिर से रिवाइव किया गया है तो वो वॉरग्स में क्या कर रहे हैं? ब्रेट को पागलों की तरह किसी को ढूंढते हुए देखकर फीमेल नाइट ब्रेट से कहती है, क्या हुआ कैप्टन? फीमेल नाइट की बात सुनते ही ब्रेट होश में आता है तो वो फीमेल नाइट से कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, चलो चलते हैं। उन तीनों नाइट को वहाँ से जाते हुए देखकर कैल्जोना मुस्कुराने लगती है। इसके बाद हम एक वाटरफॉल का सीन देखते हैं। एलिस एक पत्थर पर बैठकर ट्रेनिंग कर रही होती है। एलिस के ऑरा की वजह से वहाँ पर उड़ रही पानी के बूंदें बर्फ बन जाती है। फिर एलिस अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके अपनी तलवार से उस वाटरफॉल पर अटैक कर देती है।
एलिस के अटैक की वजह से वो पूरा का पूरा झरना बर्फ बन जाता है। उस पूरे झरने को बर्फ बनते हुए देखकर एलिस बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर कहती है, मैंने कर दिखाया। पर एलिस की खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। एलिस खुश हो ही रही होती है कि तभी बर्फ टूटने की आवाज़ आने लगती है और उस बर्फ से झरने का पानी तुरंत बहने लगता है। उस झरने के पानी को निकलता देख एलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो झरने का पूरा पानी एक ही बार में एलिस के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उस नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। उन लहरों की वजह से एलिस पूरी तरह से भीग जाती है। एलिस उस झरने को देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सैटर्न रैंक से थोड़ी दूर हूँ। तभी एलिस को एक आवाज़ सुनाई देती है, सच में तुम थोड़ी दूर हो। तुम्हारे सैटर्न रैंक तक पहुँचने में उतनी ही दूरी है कि जितनी आकाश और ज़मीन के बीच में है। तभी एलिस उस आवाज़ की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर मर्लिन दिखाई देता है। मर्लिन को वहाँ पर देखकर एलिस हैरानी के मारे मर्लिन की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा तो तुम हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, पिछले कुछ दिनों से तुम सुबह जल्दी निकल जाती थी और घर देर से आती थी, जिस वजह से मैं बहुत उत्सुक हो गया था। इसीलिए मैंने आज तुम्हारा पीछा किया और मैं यहाँ पर चला आया और तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखने लगा। एलिस मर्लिन से कहती है, हाँ बेशक, मुझे जल्द से जल्द सैटर्न रैंक तक पहुँचने के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ। फिर मर्लिन एलिस को चिढ़ाते हुए कहता है, लेकिन क्या इतनी कड़ी मेहनत करने से कोई फ़ायदा होगा? तुम बस समय बर्बाद कर रही हो। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस गुस्से में मर्लिन से कहती है, तो अब तुम ही बता दो कि मैं ट्रेनिंग कैसे करूं? एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, 1 साल पहले तुमने ही मुझसे पूछा था ना कि मैं इतना ताकतवर कैसे हूँ, और मैंने तुमको बताया था कि मैं विशालकाय समुद्री मॉन्स्टर को हराया था और लावा में जाकर लावा मॉन्स्टर को भी मारा था। एलिस मर्लिन से कहती है, हाँ तुमने बताया था तो क्या? एलिस मर्लिन से कहती है, तुम्हें क्या मैं इतनी बेवकूफ़ दिखाई देती हूँ जो मैं इस नीले आसमान के नीचे मौत ढूंढने की कोशिश करूँ? मर्लिन एलिस से कहता है, मैं तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे हर एक मूव से तुम्हें हर पल अपने मौत का एहसास होगा। मर्लिन की मदद वाली बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, ट्रेनिंग पार्टनर, तो क्या तुम इस मौके का फ़ायदा उठाकर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? मर्लिन एलिस से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर ये कर्ज हमारे ऊपर नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारी मदद करता? तुम्हें इस बात से खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गया। मैं तो बिलजेब की बहन को भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ था जब उसने मुझसे पूछा था। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से तलवार पकड़कर कहती है, अगर तुम्हारा इरादा गलत हुआ तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगी। मर्लिन एलिस से दूर जाते हुए कहता है, तुम सच में एक मुसीबत हो। इतना कहते ही मर्लिन एक पेड़ की टहनी को उठाकर एलिस से कहता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस लकड़ी से डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।